अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट लूज़ टॉक और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब इंग्लैंड से। न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान का पहला ओडीआई हुआ कराची में, जो कि पाकिस्तान ने बहुत आराम से जीत लिया। इसके बारे में तबसरा लेंगे सरदार आदिल अब्बासी साहब से। उसके अलावा हमारे पड़ोस में भी पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका की क्रिकेट हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और मज़ीद बातें करेंगे। पहले चलते हैं आदिल साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, पहले तो आपसे बात करूँगा कि ओडीआई शुरू होगी। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने टीम डिस्कस की थी, तो हमने कहा था कि शान मसूद टीम में नहीं खेलेंगे। पहला सवाल तो मेरा ये है, मज़ीद डिस्कस करेंगे मैच जीता, परफ़ॉर्मेंस, नसीम शाह के 50, सॉरी नसीम शाह के 5 आउट और बाबर आज़म और फ़खर और रिज़वान की टीम हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैंने कहा इस पे डिस्कस कर लूँ। आपको नहीं लगता जी कि एक इंडिविजुअल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप उसको टीम में लेके आए हैं और उसको आपने वाइस कप्तान बना दिया वैसे ही, और फिर आपको टीम में नहीं खिला रहे हैं, आपको पता भी है कि इसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। तो ये एक इंडिविजुअल की जो है ना, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, टीम का है, उसकी इंसल्ट नहीं है ये? बिल्कुल इसी तरह जी, इसीलिए हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान जो है ना, जब प्लेयर को भूल जाता है, जब लेके आता है, तो ऐसा वो ओहदा मिल जाता है उसको कि देखें उसके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वाइस अब उनका जो वाइस कैप्टन बनने के बाद जो शान मसूद है, वो हाई प्रोफाइल प्लेयर उनका मीडिया में चल रहा है। तो जब वाइस कैप्टन ही टीम में जगह नहीं बना पा रहा, तो लाजमी बात है आवाज़ें तो इधर उधर से आएंगी, क्रिटिसिज्म भी होगा। सो मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी थोड़े से जज्बाती किस्म के प्लेयर भी थे, थोड़े से जज्बाती किस्म के चीफ सिलेक्टर भी शायद हों। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सिलेक्शन भी की है। तो सबसे अच्छी बात जो शाहिद अफरीदी ने की है वो ये है कि जो डोमेस्टिक है हमारा, पीएसएल डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को उन्होंने जो है उसका रिवार्ड दिया है और उसको एक एक वेट दिया है डोमेस्टिक को, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक मेरा मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आपने वाइस कैप्टन बनाना ही था, तो आप टेम्पररी, क्योंकि ये भी टेम्पररी बने, जब जैसे ही शादाब खान वापस आएंगे वो दोबारा वाइस कैप्टन बनेंगे, तो आप टीम में से किसी सीनियर प्लेयर, फॉर एग्जांपल मोहम्मद रिजवान को बना देते। सो आई थिंक आपकी जिस तरह आपने बात की, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है उस प्लेयर की, जो टीम में वाइस कैप्टन होने के बावजूद सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली आप, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, ये कि आपने उसको बेसिकली आपने उसको वाइस कप्तान बना के रिस्पेक्ट नहीं दी, उल्टा आपने उसकी बेइज़्ज़ती, उसकी इंसल्ट की है कि भई बना के खिलाया नहीं है उसको। और ये शायद बिल्कुल। अफरीदी तो को पता था भाई कि जो टीम का हमेशा बनेगा, जगह नहीं बनती इनकी इस टीम में। और जिस तरह के हमारे जर्नलिस्ट हैं शुएब जाट जैसे, तो वो तो इसको और किस एंगल देंगे और पता नहीं किस किस्म की एंगलिंग करेंगे। अच्छा, वो ये असल में ये बहुत प्रॉब्लम हो गई है, हमारा मीडिया जो है बहुत ही करप्ट हो गया। खास तौर पे हमने हमने कहा था कि हम इस पे पूरा प्रोग्राम करेंगे। जो ये एंगलिंग होती है ना, हर बात की अपने तरह से एंगलिंग दी जाती है, इस पे हम इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे। चलें जी, अब चलते हैं मैच की तरफ। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान तरफ, वन साइड मैच हुआ। आखिर में नसीम शाह के 5 आउट। आई थिंक टी20 और वनडे में तो, सॉरी टी20 और टेस्ट में तो वो अपना लोहा मनवा चुके थे। ओडीआई के लिए कंपैरेटिवली न्यू फॉर्मेट है, उसमें भी माशाल्लाह उन्होंने अपना 5 आउट करके लोहा मनवाया और बड़े अच्छे आउट किए, अगर आपने बॉलिंग देखी हो। उसके अलावा उसामा मीर जिन्होंने डेब्यू किया, बहुत ही अच्छे, खास तौर पे जिन्होंने केन विलियमसन को जो बोल्ड किया, आई थिंक अनप्लेबल बॉल थी वो। एक ड्रीम लेग स्पिनर बॉल होती है जो कि आपके लेग स्टंप और मिडल पड़ के जो ऑफ स्टंप को हिट करे, ये बड़ा एक ड्रीम बॉल होती है। उसके अलावा फिर रिजवान पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि टेस्ट से ड्रॉप हुए थे, उन पे बहुत प्रेशर था, ओडीआई में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बड़ा अच्छा क्रूशियल रन आउट 70 किया और मैच जितवाया। बाबर आजम एज यूजुअल, आपको पता ही है, परफॉर्म कर रहे हैं। फखर जमान ने 50 किए। नीचे से हारिस वेल कम बैक था, उन्होंने अच्छे क्विक 30 किए। तो आई थिंक ओवरऑल तो परफॉर्मेंस अच्छी है। पहले मैं इस बारे में आपसे मैंने समराइज कर दिया है, आप थोड़ा सा मजीद भी रोशनी डालें। फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, वो मैं सवाल होल्ड करूंगा, वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। क्योंकि जब मैच जीतते हैं तो आपको अच्छाई नजर आती हैं कि ओ हो बड़ा अच्छा खेला, फलां फलां टीम ने बहुत अच्छा, फलां प्लेयर ने जी बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वो हमेशा इग्नोर रहती हैं। मैं उन कमियों में बात करूंगा आपसे डिटेल में। लेकिन जी बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, वन साइडेड ऑलमोस्ट मैच था। और इस तरह के मैच, चूंकि हमारा हमेशा जो पाकिस्तान का मैच होता है वो जब तक ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस तरह का मज़ा नहीं आया, क्योंकि अब हम आदी हो चुके हैं कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो टोटली वन साइडेड मैच था। नसीम शाह ने, क्या मैं जिक्र किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। और एक अच्छी बात नसीम शाह की है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नसीम शाह पहले
कुछ टेस्ट मैचों में नहीं खेल सके तो उसमें फास्ट बॉलर से विकेट लेना मुश्किल था, लेकिन नसीम शाह ने जैसे ही कम बैक किया तो उन्होंने विकेट्स ली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में। तो एक चीज़, चूंकि उनको पहले भी इंजरीज हो चुकी हैं, अगर हम इनको हर फॉर्मेट में रेगुलर यूज़ करेंगे तो शायद इनका कैरियर कैरियर तवील ना हो सके, और शायद इनका हाल भी उन बॉलर्स जैसा हो जिन्होंने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा किया था लेकिन इंजरीज की वजह से बाहर हो गए। सो थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लाजमी नहीं कि 3 टेस्ट मैच है तो तीनों टेस्ट मैच ये खेलें, पिक एंड चूज कर सकते हैं, वनडे में भी पिक एंड चूज। T20 ओनली 4 ओवर होते हैं, चलो उसमें तो वो खेल सकते हैं सारे। जैसे आपने मेंशन किया, उसामा मीर ने अगेन बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। इसके बाद बैटिंग में भी आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। हारिस रऊफ के बारे में मैं हारिस सोहेल सोरी के बारे में बात करूंगा। मैं उनको सियालकोट स्टैलियंस के डेज में जब बिल्कुल नए नए आए थे उस वक्त से इनको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है, आपको याद होगा आईपीएल का एक चैंपियनशिप होती थी बिल्कुल, जिसमें मुख्तलिफ मुल्क खेलते थे, चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग। तो उसमें साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें सियालकोट स्टैलियंस ने खेलने गए थे और सिर्फ एक 50 सियालकोट स्टैलियंस की तरफ से बनी थी और वो हारिस सोहेल थे। तो कुछ इंजरीज की वजह से और कुछ इनकी अपनी सुस्ती की वजह से ये उस तरह खेल नहीं सके, वरना अगर ये 2013 में ये आए थे, अगर 2013 से अब तक ये प्रॉपरली खेलते तो मैं समझता हूँ कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा जबरदस्त, मैं तो कहूंगा कि युवराज लेवल टाइप आपके पास प्लेयर होता। और हमने अभी भी देखा कि जब इन्होंने कम बैक किया, बड़े अच्छे स्ट्राइक इंटेंट वाज देयर, फास्ट बॉलर्स को अच्छी शॉट्स लगाए, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सबसे जो बड़ी बात है वो इंजरी की है, 34 साल उम्र एज इनकी हो चुकी है। इंजरी की का आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये आप कितने फिट हैं, एक। दूसरा, बहुत सारे प्लेयर्स के मुंह से मैंने सुना है थोड़ी सी सुस्ती भी ये बरतते हैं इन चीजों में। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि युवराज सिंह की आपने एग्जांपल दी कि बाकी अगर देखा जाए तो नेचुरल नजर आता है कि टाइमर ऑफ द बॉल है, बड़ा अच्छा टाइम करते हैं। शायद उतने स्टाइलिश नहीं जितने युवराज सिंह स्टाइलिश थे, उतना शायद स्टाइलिश नहीं है खेलने में। लेकिन अगर आप देखें जो कल भी उन्होंने सऊदी को 2 छक्के मारे जो मिड विकेट के ऊपर से, तो बड़ा आराम से लगा था कि इसको छक्के मार रहे हैं, जबकि उनकी बैटिंग स्टाइल से लगता नहीं है कितने लंबे छक्के मार सकते हैं। लेकिन वही बात है कि नेचुरल टाइमिंग है इनके पास, बस ये है कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दे। तो अभी भी 35 साल उम्र है, आपने कहा 34-35 साल उम्र, अभी 5-6 साल इनके पास हैं, अगर फिट रहे, शर्ते फिट रहे। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी थी, हमने टीम कॉम्बिनेशन की बात करनी थी कि ऑब्वियसली मैच जीत गए तो बड़ा आसान है कहना जी कि बहुत जबरदस्त टीम थी। लेकिन जो मुझे कमी नजर है इस टीम में, और आपसे पूछूंगा कि आपको, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, कि नए बॉल से नसीब शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरे एंड पे हारिस रऊफ को उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके। ठीक है, और हारिस रऊफ को जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं, हारिस रऊफ जो है वो मिडिल ऑर्डर और डेप्थ के बॉलर है, नई बॉल से उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हमारे पास हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए थे, जिनमें से मोहम्मद वसीम थे हमारे पास, जो कि अगेन मिडिल ऑर्डर डेप्थ के बॉलर है, हारिस रऊफ मिडिल ऑर्डर डेप्थ के बॉलर है, और नसीम साहब हमारे पास सिर्फ थे जो बॉलिंग तीनों जगह पे कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हमने ये ट्रिक मिस की है? जब हमने पहले भी बात की थी कि अगर या तो हम एक स्पिनर, जो ऐसा स्पिनर, अबरार को हम रख सकते हैं टीम में जो कि नई बॉल से बॉल करता है ऊपर आके, या इमाद वसीम को, क्योंकि इसमें जो हमारे पास पड़े हुए आपके पास मोहम्मद नवाज, उनका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, कि मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करें। मिडिल ऑर्डर में तो ऑलरेडी हमारे पास एक स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर हैं जो कि हैं ही मिडिल ऑर्डर के बॉलर, तो नवाज कहाँ फिट होते हैं इसमें, और नई बॉल से देखें कौन बॉलिंग करेगा? यहाँ पे, देखें आपको 3 फास्ट बॉलर्स तो चाहिए हर हाल में चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे फिर मिडिल ओवर्स में चाहिए, फिर आखिरी जो 10 ओवर्स डेप्थ ओवर्स हैं उसमें आपको चाहिए। सो 3 फास्ट बॉलर्स तो आपको चाहिए। चौथा आपके पास उसामा मीर आ गया, तो फिर आपको एक ऐसा पांचवी जो ऑप्शन थी, एक ऑलराउंडर चाहिए थी जो स्पिन भी कर सके, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन भी अक्सर औकात कोलैप्स कर जाती है, तो हम उस पर बिल्कुल। उतना भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा मेरा ख्याल है, आप अब अगर मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम आते हैं तो फिर हम इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि वो टीम से बाहर हैं तो उन पे तो नहीं, ज्यादा मेरा असल में किया मेरा जा सवाल ये था कि जब सिलेक्शन कमेटी 16 बंदे रख रही है, कप्तान के साथ बैठती है, हमें जो बताया गया वो बताया गया ना जी कि कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी बैठ के टीम फाइनल करती है। अब कप्तान को पता है यार कि ऑलमोस्ट यार मैंने 11 एक खिलाने हैं, कॉम्बिनेशन में नहीं रखना है, तो उसको पता, तो कैसे मतलब यूटिलाइज करेंगे? तो आपको नहीं लगता है कि ये हमेशा हम कोई ना कोई एक आध प्लेयर
हम छोड़ देते हैं। देखें, मैंने पहले भी प्रोग्राम में मेंशन किया था कि मुझे तो जाती तौर पे नहीं पता कि इमाद वसीम टीम से बाहर क्यों है, क्योंकि किसी ने वो वजह नहीं बताई। अच्छी मैं परफॉर्मेंस, बताता हूँ वजह, मैं बताता हूँ क्योंकि वो कप्तानी के दावेदार थे। बस फिर आप हम जितना मर्जी यहाँ पे कह लें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बेंच पे आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्पिन ऑप्शंस में अगर आप दो ऑलराउंडर आप कर रहे हैं तो फिर इमाद वसीम को होना चाहिए था। ये नो डाउट नवाज भी अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन जब बेंच बेंच पे उनका एक क्या कहते हैं उसको साथ मौजूद होगा उस तरह का ऑप्शन, तो ज्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी। नहीं, 12 मेरा भी ख्याल है, देखें जी, नवाज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, नवाज ने आगे परफॉर्मेंस की है, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे आता है, हमारी क्या वो कह लें कि हमारी क्या हैसियत है कि हम उन पे कमेंट करें कि वो गलत है, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर तो आपने उनसे मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करानी है फिर तो ठीक है, फिर आप इसलिए अहमद को नहीं खिलाएंगे, पर आप मोहम्मद नवाज को खिलाएंगे। लेकिन इस टीम में कि हमारे पास नई बॉल से बॉल करने दूसरा बॉलर नहीं था हमारे पास, मैं उस लिहाज बात से आप बात कर ठीक रहा हूँ। है। मोहम्मद नवाज भी अक्सर पीएसएल में नई बॉल से बॉलिंग करते रहे, आल दो इमाद वसीम ज्यादा बेटर ऑप्शन है नई बॉल से बॉल करने के लिए, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद नवाज भी नई बॉल से बॉल करते रहे और अच्छी बॉलिंग करते रहे टी20 में। यूजली वनडे में तो इस तरह का चांस मैंने कम ही देखा है कि आप नई बॉल से स्पिनर को दें। टी20 में ये काफी फ्रीक्वेंटली होता है, लेकिन वनडे में मेरा नहीं ख्याल। अगर नई बॉल से किसी स्पिनर को देते भी हैं तो शायद, मुझे तो नहीं याद पता लास्ट टाइम कब इस तरह हुआ था, लेकिन अगर हो भी तो मेरे ख्याल में 1 या 2 ओवर के बाद दोबारा फास्ट बॉलर्स आएंगे। सो टी20 की में तो इमाद वसीम की मुझे समझ आती है। वनडे में आई थिंक आपको ओपनिंग में बड़े कम चांसेस हैं कि कोई स्पिनर आके नई बॉल से बॉलिंग करे। सो इसमें बेहतर यही है कि हारिस रऊफ या मोहम्मद वसीम इनको भी नई बॉल दी जाए, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ वो नई बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। चलें चलें जी, अब एक और मेरे एग्जाम में टॉपिक था, आप डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने अपने इब्तदाई में कहा था कि पड़ोस इंडिया में हमारे मैचेस हो रहे हैं और श्रीलंका वहां भी आज वनडे हुआ जो कि 45th सेंचुरी स्कोर की विराट कोहली ने। अच्छा, हमने परसों भी प्रोग्राम में बात की थी कि जो इंडियन टीम है वो काफी आगे निकल गई है इस लिहाज से कि वो हर फॉर्मेट में उन्होंने अपने प्लेयर रखे हुए हैं। अब अगर आप उनकी वनडे में देखें तो वनडे में स्काई की कोई जगह नहीं बनती, जबकि अभी टी20 में सेंचुरी बना के फारिग हुए हैं वो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये आपको वो माइंडसेट नजर आता है यार कि जो हम अक्सर हम इस पे बड़ा वो एम्फसाइज करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि पिटते हैं इस बात पे भाई कि एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप मत करो और एक फॉर्मेट की दूसरे फॉर्मेट पे ड्रॉप ना मत करो, और एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस की वजह से सेलेक्ट मत करो। अब वो जो है सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी बना रहा है वो टी20 में, लेकिन वनडे में नहीं आ रहा। वनडे में फिर भी वो जो वनडे की स्पेशल टीम है उससे वो चल रहे हैं। तो ये नजर आती है ना टीम की एक सोच कि भाई इस फॉर्मेट में परफॉर्म करोगे तो टीम में आओगे वरना नहीं आओगे। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो जब वो छोटी टीम तो नहीं कहना चाहिए, जब वो जिम्बाब्वे जाते हैं, कीनिया जाते हैं, नेदरलैंड जाते हैं, या इस तरह की जब छोटी टीम के खिलाफ वो खेलते हैं तो उनके मेन प्लेयर रेस्ट करते हैं और एक नई टीम बना के भेजी जाती है ताकि उनको एक्सपीरियंस हो। अब हम उसके साथ आप कंपेयर करें हमारी टीम को, तो अभी नेदरलैंड्स खेलने गए थे समर में पाकिस्तान टीम, और फुल फ्लैश टीम खेली। किसी भी आपके मेन प्लेयर ने रेस्ट नहीं ली। इसी तरह जिम्बाब्वे जब जाती है तो आप देखेंगे कि फुल फ्लैश टीम जाके खेलती है। हम थोड़ा सा डरते ज्यादा हैं, एक चीज ये। दूसरा चीज, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो टी20 का एक प्लान बनाया, अभी वो रोटेशन पॉलिसी पे चल रहे हैं। अभी ईशान किशन ने लास्ट मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उनको बेंच में बैठना पड़ा। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम फिटनेस, परफॉर्मेंस और हर चीज में फिलहाल हमारे से बहुत आगे है। इवन फील्डिंग में का जो म्यार है उनका, वो तो अब तो वो ऑस्ट्रेलिया और फील्डिंग का म्यार बजा, उनका फिटनेस का म्यार बहुत अच्छा है ना, कि फिटनेस की फील्डिंग वजह आपकी से, डायरेक्टली जो है ना वो इन्वॉल्व होती है फिटनेस के साथ। फिटनेस के। तो हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, अब आप रिजवान को देखेंगे, कल उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, वर्ल्ड कप में भी उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, क्योंकि वो रेगुलर खेले जा रहे हैं। वो भी कभी रिक्वेस्ट नहीं करते बोर्ड से कि भाई ये अगर टूर अगर मेरी जगह किसी और को सेंड कर दें। सो इस तरह की ये चीजें हैं जो हमारे असल प्लेयर्स में और हमारे बोर्ड को जो इसमें जो है। है ना, इसमें गलती आई थिंक प्लेयर की कम है,
ज्यादा हमारी सिलेक्शन कमेटी की है या हमारे कह ले जो हमारे माहौल बना हुआ है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आज मैं कहता हूँ यार कि फखर कहे ना, फखर जमान कह दे या मामूल हक कह दे यार कि मुझे थोड़ा रेस्ट दे दे वनडे में, मैं 2 सीरीज नहीं खेल रहा, मुझे ब्रेक चाहिए, और आप किसी प्लेयर को ले आए वो सेंचुरी बना दे, तो ये रोला पड़ जाएगा जी, इनको बाहर निकालो जी, वो ठीक है। तो प्लेयर को इनसिक्योरिटी भी है ना, ये तो अभी पॉलिसी बना लें, जैसे कि आपने देखा होगा एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, मतलब इनकी तो पॉलिसी बहुत पहले अडॉप्ट हो गई थी, बाद में इंडिया ने भी अडॉप्ट की कि जो आपके मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं, मेन फ्रंट जो आपके फर्स्ट चॉइस है वो हमेशा रहती है। अगर वो किसी इंजरी की वजह से बाहर हो रहे हैं या फिर वो ब्रेक ले रहे हैं, जैसे ही वो अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, रिगार्डलेस कि उसकी बैकअप ने क्या परफॉर्म किया हुआ है। हमारी तरफ ये नहीं है ना। इंडिया ने जितना स्कोर किया और जिस तरह की पिचेस बन रही हैं, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट ये अब वाला क्रिकेट पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो बेनिफिट दे दिया गया वो बैट्समैन को दे दिया गया, बॉलर। सो मेरे ख्याल में जो 1990s की क्रिकेट थी उसमें बैट्समैन और बॉलर को के पास इक्वल चांस था, 250 से 80 रन बनता था और इक्वल चांस होता था चेजिंग टीम के पास। सो अब आई थिंक इट्स अ बैट्समैन गेम। नहीं भजन, इंडिया में तो आपको पता ही आईपीएल भी होती है, आपने देखा ही होगा कि 200 रन बनते भी हैं, चेज भी होते हैं। इंडिया की पिचेस तो है ही ऐसी। टेस्ट चलिए मैच तो आप कुछ T20 टेस्ट में मैच को बेशक टीम तरह खेलने के आती पिच है, हैं। सही बात काट रहा हूँ, टेस्ट मैच को टीम खेलने वहां पे आ जाए तो स्पिन ट्रैक बनाते हैं कि 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। ये तो उनकी भाई उनकी उनकी होम सीरीज होती है, वो उसका फुल एडवांटेज लेते हैं वो। देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप तो वनडे में पिचेस हर तरफ यही हिसाब है, 300 से ऊपर स्कोर होते हैं, 400 के करीब। सो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया गया बैट्समैन के पास। बहरहाल इक्वल कंपटीशन होना चाहिए दोनों के दरमियान। चले ठीक है, अब बस जाते जाते पूछूंगा कि अगले मैच में कुछ चेंजेस देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि इसी टीम से खेला जाए, या फिर जो बेंच रहता है ना 3 मैच की सीरीज है, मुश्किल हो जाता है किसी को बिठाना किसी को लाना, लेकिन आपको लगता है किसी को बिठा के लाया जाए या बस इसी से खिलाएं तीनों मैच ये टीम लेकिन को। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी कॉमन है, विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना। बेशक एक डिफरेंट पिच पे उन्होंने जीता हो और अगले मैच में एक डिफरेंट पिच हो जिसमें डिफरेंट प्लेयर की जरूरत हो, लेकिन वो विनिंग कॉम्बिनेशन की नहीं छेड़ते। और मेरे ख्याल में टीम जीती हुई है और कुछ नए प्लेयर्स को भी ट्राई किया है, तो आई थिंक उनको चांस देना चाहिए। और अगर दूसरा हाँ, मैच जीत जाते हैं तो तीसरे में फिर आप इंक्लूड कर लें कुछ और शायद। असल में बड़ी बात ये भी है ना कि आगा सलमान है वो भी नए हैं, हारिस राव कम बैक कर रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर में चांस किसको देंगे, हारिस ओपनर को आप खेल सकते। अब ये है तो बाबर को बिठा दें, आपके यार बाबर बहुत क्रिकेट खेला तो बैठ जाए रेस्ट कर ले, रिजवान को बिठा दें, लेकिन दूसरा विकेट कीपर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। दूसरा मैच सिक्योर करें, जीतें, और तीसरे मैच में फिर कुछ 2-3 नए चेहरे को खिलाया जाए। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मजीद बात करेंगे इस बारे में। अपना बहुत बहुत रखिए ख्याल, जिंदगी रहेगी तो होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।